नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत ही खुशहाल मनी होगी, समृद्धि वाली मनी होगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। और अब कल भाई दूज का त्यौहार है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। तो फेस्टिविटीज का माहौल जारी है, लेकिन अब वक्त है कि खबरों से कुछ अपडेट हुआ जाए। सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की हेडलाइंस। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में मुनाफा वसूली। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट पर हुआ बंद। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में आज रही खरीदारी। आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी आज रही बिकवाली। भारत को लेकर फिर से ट्रूडो ने की बेतुकी बात। निज्जर हत्याकांड को लेकर उठाए सवाल। डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी खत्म करने को बताया वियना कन्वेंशन का उल्लंघन। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण का जहर। कई इलाकों में एक्यूआई इंडेक्स फिर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा। आप और बीजेपी का एक दूसरे पर वार पलटवार। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। मुंगेली और महासमुंद में कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार पर जनता के पैसों की लूट का लगाया आरोप। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना होती है। हिंदू देवी देवताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आपत्तिजनक बयान। बोले, जब 8, 10, 20 और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं पैदा। सेमीफाइनल में भारत भिड़ेगा न्यूजीलैंड से। वानखेड़े में होगा मुकाबला। इधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भिड़ेंगी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। दिल्ली की हवा में दिवाली की रात प्रदूषण का जहर खुल गया। कल तक जो दिल्ली की हवा साफ बताई जा रही थी, दिवाली की रात हुई आतिशबाजी और पटाखे जलने से एक बार फिर बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में औसत एक्यूआई इंडेक्स 365 के पार चला गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में बारिश हुई थी, कहा जा रहा था या कहा गया था कि हवा काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। इनफैक्ट जो दिवाली का दिन था वो शायद पिछली 8 दिवाली में मैंने आज कहीं पढ़ा कि अब तक का सबसे साफ दिन था पिछले 8 सालों में। लेकिन एक्यूआई एक बार फिर से काफी खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। जिस वक्त जब हम बात करें तो दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ रही है। जो एयर क्वालिटी है वो 365 है और दिल्ली के कुछ इलाके जैसे कि आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, बवाना, यहाँ पर लगभग 450 के लगभग पहुंचने की स्थिति हो गई है। गुड़गांव में भी 357 एक्यूआई है। कुल मिलाकर आज सुबह जब दिवाली के बाद दिल्ली वाले उठे तो लगभग हर जगह लोगों को सांसों में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। कारण साफ था कि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जमकर पटाखे चलाए और उसका असर देखने को मिला। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि रातों रात जो एक्यूआई है वो 150 पॉइंट बढ़ जाता है। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, एक्यूआई थोड़ा अच्छा हो गया था, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कम हो गई थी। अचानक से फिर से लगभग सीवियर कंडीशन पे हम पहुंचने वाले हैं और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदूषण की स्थिति यही रहने वाली है। कारण यह है कि जो हवा का जो बहाव है वो स्टेबल रहने वाला है और प्रदूषण की जो धुंध की चादर है वो फिलहाल बने रहने की उम्मीद है। जी रोहना, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इसको लेकर एक मीटिंग भी की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने जानबूझकर पटाखे जलाए, साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी पटाखे दिल्ली में लाए गए। तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। यह खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे।
तो आपने सुना, प्रदूषण पर भी अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो रोहन, आप ये बताइए कि प्रदूषण पर क्या पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम चल रहा है इस वक्त? आपको हमने सुना, बीजेपी का क्या कहना है? जी, सुबह से ही आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी की तरफ पार्टी की तरफ से जो गोपाल राय हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो प्रदूषण हुई है, ये जो आतिशबाजी हुई है, इसके पीछे साफ तौर पे बीजेपी जिम्मेदार है। यहां तक आरोप लगा दिया कि कुछ इलाकों में जानबूझकर हवा खराब करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है पटाखे जलाए और ये भी कहा कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, तब भी पुलिस ने आतिशबाजी पर कोई एक्शन नहीं लिया और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है तो एक तरह से आरोप फिर से बीजेपी पर ही लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ समय में काफी सारी कोशिशें की थी लोगों को सेंसिटाइज करने में, लेकिन अगर एक पूरी पार्टी जो है अगर वो लग जाए कि वो दिल्ली की हवा खराब करेगी तो इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जो बयान आए हैं, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है और जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण सिर्फ एक दिवाली की रात का प्रदूषण नहीं हो सकता, बल्कि जो पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां जो पराली जलाई जा रही है वह मुख्य कारण है और दिल्ली सरकार जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले सफर कर रहे हैं। दिल्ली वालों को जो है आज सुबह से ही बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदूषण की वजह से। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में पॉलिटिक्स भी गर्म है और इस बीच वहां की हवा भी खराब हो गई है एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर उत्तराखंड में 40 लोगों की जिंदगियां टनल में फंस गई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिवाली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे लगभग 40 मजदूर अंदर फंस गए हैं। टनल में फंसे सभी लोगों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया है और वे सभी सुरक्षित हैं। साथ ही पाइप से ऑक्सीजन और खाना भी भेजा जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की दूरी करीब 60 मीटर है और अब तक लगभग 15 मीटर भाग से मलबा हटा लिया गया है। लगभग 35 मीटर अब भी मलबा हटाना बाकी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलकियार पहुंचे और निर्माणाधीन टनल में हुए जमीन धंसने का उन्होंने निरीक्षण भी किया। साथ ही धामी ने अधिकारियों से बचाव कार्य का फीडबैक लिया। इस मौके पर धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की अपने देश में हत्या का मुद्दा उठा दिया है। ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने कनाडाई डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी को खत्म किए जाने को भारत सरकार के फैसले को वियना कन्वेंशन के खिलाफ बताया। We reached out to India to ask them to work with us on getting to the bottom of this matter. And India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention. That is of concern to countries around the world. We have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats. This is not a fight we want to be having right now. तो दोनों बातें कह रहे ट्रूडो की, एक तरफ तो वो आरोप लगा रहे हो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भारत से वो किसी भी तरह की लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने उस आरोप पे बरकरार है कि ये गलत है और भारतीय एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं और हम भारत सरकार की मदद चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत पे डिप्लोमेसी का भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है और साथ में बात भी कही कि हम कन्फ्रंटेशन या लड़ाई नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव, मनमुटाव नहीं चाहते। खैर चलेंगे आगे और बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल की।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में 2 रैलियां की हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है और कांग्रेस समझ गई है कि यह चला चली की बेला है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। 7 तारीख और 17 तारीख मिलकर यहां के कांग्रेस के 30% वाले कक्का का सरकार से जाना पक्का कर रही है। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। जब छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार यहां से जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो दिवाली के दिन अपनी पत्नी को टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। चलिए, राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की। आज कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। इसी के साथ आज बाजार लाल निशान पर भी बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 64,934 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,444 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल और पावर शेयरों में रही, वहीं आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बिकवाली देखी गई। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि एसबीआई का प्रदर्शन अच्छा है, इसलिए उसके शेयर को आगे बाजार से बेहतर वैल्यूएशन मिल सकता है। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल एसबीआई एएमसी और एसबीआई कैप्स को लिस्ट कराने की योजना नहीं है। खरा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर इतनी शानदार आपकी लोन ग्रोथ डबल डिजिट में, आपकी एनआईआई ग्रोथ शानदार रही है इतनी, आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के लेवल पर आ गया है, नेट एनपीए उस लेवल पर आ गया है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20% पर रही है, तो आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ थोड़ा अनचैरिटेबल है, आपको प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन मिलना चाहिए? ये कुछ ऐसे मिथ्स मार्केट में रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, ये सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों ने पिछले कई क्वार्टर से हमने लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मेरा मानना है कि मार्केट इस फैक्ट को रियलाइज करेगी और शायद हम लोगों को
हमारे स्टॉक को रिवार्ड करेगी। वैल्यूएशन होती है उसमें एक सम ऑफ द पार्ट्स में एक आपकी सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ऑब्वियसली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट कराया हुआ है, एसबीआई कार्ड्स को लिस्ट कराया हुआ है। एसबीआई एएमसी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले कहा था कि अभी हम उसको ठंडे बस्ते में रख रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट वापस हॉट हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में लगातार रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहे हैं, वापस एक बार सेक्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक में एकदम से करीब 50 से 60% की रैली हुई है बहुत जल्दी 3 महीने में। एक रीलुक का मन हो रहा है क्या उसको मोनेटाइज करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि एएमसी में कैपिटल का तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो ये तो एक्चुअली ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लाइट कैपिटल इंडस्ट्री है, तो इसमें नॉलेज बेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने फ़िलहाल इसके ऊपर कोई विशेष रूप से हम ध्यान नहीं दे रहे कि इसको हम आईपीओ वगैरह करें, और आने वाले दिनों में देखेंगे अगर कुछ आवश्यकता हुई, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि इनकी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, जिसके ऊपर कि हमारा पूरा ध्यान है। तो दिनेश खारा के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवास पर। दिनेश कुमार खारा, एसबीआई चेयरमैन एक्सक्लूसिव, जिनसे बात कर रहे हैं सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। और अब कुछ और खबरें, बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने अपनी 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी शानदार जीत दर्ज की है। कल बेंगलुरु में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 160 रनों से हरा दिया और लगातार 9वीं जीत हासिल की। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 410 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए श्रेयस अय्यर ने 128 और केएल राहुल ने 102 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लेकर लिए। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी कल एक एक विकेट लेकर फैंस की दिवाली खास बना दी। इस मैच में एक खास बात यह भी रही कि कल सभी खिलाड़ियों ने बॉलिंग में अपना हाथ आजमाया। अब टीम इंडिया को बुधवार को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ना है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को होगा, जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। वहीं 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है। यार, भारतीय की इस वक्त वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर नजर है, तो भारत की शानदार विजय यात्रा और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आज चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। उम्मीदों के वर्ल्ड कप में हमारी खास पेशकश, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। मिशन स्वच्छता और पानी की खास पेशकश में आज हम आपको अलवर में रहने वाली पद्मश्री उषा चौमार की प्रेरणादायक कहानी दिखा रहे हैं। एक समय हाथ से मैला ढोने वाली सफाई कर्मचारी उषा आज सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज संगठन की अध्यक्ष हैं और कई स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक भी। देखिए। मेरा नाम उषा चौमार है। मैं अलवर राजस्थान में रहती हूँ। मैं नई दिशा में काम करती हूँ, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस। देखिए, बचपन की बात करते हैं तो पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, तो लेकिन पढ़ाई भी इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हम लोग पहले, क्योंकि छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। पढ़ाई मतलब मुझे फिर थोड़ा सा छोड़ना पड़ गया, तो मम्मी के साथ जाने लगी वही मेला ढोने का। जब पहली बार मम्मी के साथ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था। मैं कह रही यार मम्मी ये काम कर रही हो तुम, तो वो मेरी मम्मी कहने लगी और क्या महारानी बनेगी क्या, यही काम करेगी, इसको सीख ले अच्छे से, क्योंकि ससुराल में जाएगी तो तुझे ये काम करने को मिलेगा मेला ढोने का। तो उसी भावना के साथ मैंने वो काम किया था। तो पता नहीं हम लोगों का किस तरह से भाग्य बदला और डॉक्टर पाठक जी यहाँ पर आए 2003 में। नई दिशा के नाम से एक संस्था खोली, जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले साफ सफाई के बारे में सिखाया, फिर हम लोगों को सबको पढ़ना लिखाना सिखाया। फिर जब हम लोग सामान बनाने लगे, अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, पार्लर, सिलाई, ये हम लोग सब काम करने लगे। तो हमने साहब से कहा कि सर यहाँ तो छुआछूत और भेदभाव बहुत ज़्यादा, तुम्हारा सामान कैसे खरीदेंगे वो लोग और कैसे खाएंगे। तो डॉक्टर पाठक जी ने कहा तुम सामान बनाओ, सामान तुम्हारा मैं खरीदूंगा और सुलभ खरीदेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं हमको समाज के मुख्य धारा से डॉक्टर पाठक जी ने जोड़ दिया कि छुआछूत की जिंदगी से हम लोग निकल गए।
और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें और कार्यक्रम दोनों आपके लिए जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बस एक क्लिक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं नई ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।